हेलो फ्रेंड्स, सो माई सेल्फ हर्षित यादव और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वन शॉट वीडियो। ठीक है, एक बार में पूरा वीडियो ख़त्म करेंगे और एक चैप्टर को हम लोग बारीकी से स्टडी करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत टाइम लगता है। यहाँ मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं और इससे आपको समझ में आएगा कि कितनी ईजिली आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले मतलब जानते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का कन्वर्ट होना सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, दैट इज नोन एज डाइजेशन। यानी कि जो भी हम खाते हैं, दाल चावल पूड़ी सब्जी अंडा बर्गर पिज़्ज़ा, जो भी चीज़ खाते हैं वो क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है और वो कन्वर्ट हो जाए या उसको उस तरह कन्वर्ट कर दें जिसे बॉडी सिंपली एब्जॉर्ब कर सके, तो दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये आगे समझेंगे। ठीक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, हमारे फूड में जो मेजर कंपोनेंट होना चाहिए वो क्या क्या होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये हमें मेजर कंपोनेंट का मतलब सबसे ज़्यादा लेना है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़े थोड़े मात्रा में होना चाहिए, तो चाहे वो वाइटामिन्स हो या मिनरल्स हो, वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फिर फूड जो हम खाते हैं वो क्यों खाते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, तो वो पहली चीज़ प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, यानी कि फूड जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। अगर हमारे टिश्यू ब्रेक हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हड्डी वड्डी टूट जाती है या हम बीमार होते हैं इवन, तो डॉक्टर्स हमको बोलते हैं कि यार आप एक प्रॉपर डाइट लो, एक अच्छा चीज़ खाओ, या कुछ ऐसी फल फ्रूट्स लिख देते हैं। तो क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि खाने से ही हमारी जो टिश्यूज़ टूटे हुए हैं, जो बोन्स फ्रैक्चर हुई हैं, तो खाने से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उससे जो टिश्यू ब्रेक हुए हैं वो रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई फूड इज़ अ ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। या कई बार आम लैंग्वेज में ऐसा कह देते हैं ना कि यार इतना छोटा क्यों है, मम्मी ने बचपन में खाना नहीं दिए क्या, कॉम्प्लेन नहीं पिलाया क्या। तो मतलब कि क्या है कि फूड हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके दो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द नेक्स्ट वन इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो हेल्प करेंगी, पहली आपकी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी एसोसिएटेड ग्लैंड। उसके साथ कौन कौन सी ग्लैंड एसोसिएट है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी जो होती है वो माउथ टू एनस तक फैली हुई होती है। ठीक है, अब वहीं माउथ टू एनस तक के बीच में कुछ ग्लैंड्स उसी में पाई जाती हैं, इसीलिए नाम दिया गया है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब ये कुछ कॉमन से टर्म हैं जिनका मतलब आपको समझना है। फर्स्ट वन इज थीकोडोंट। देखो नॉर्मल समझो, रटो नहीं, समझो। थीको का मतलब होता है धंसा हुआ, इम्बेडेड। ठीक है, धंसा हुआ, तो थीकोडोंट यानी कि ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। हमारी जॉ बोन जो जबड़ा होता है उसमें सॉकेट बने हुए थे, सॉकेट का मतलब ऐसे खांचे बने हुए होते हैं, और उसी में क्या होता है, जैसे ऐसे खांचा बना है और उसी में ऐसे दांत आकर के फिट हो गए, तो दिस इज एम्बेडेड। ये दांत ऐसे धसे हुए होते हैं ऐसे सॉकेट में, तो दिस इज कॉल्ड थीकोडोंट। तो थीको यानी कि एम्बेडेड या धंसा हुआ, और डोंट यानी डेनिटिशन। डोंट वर्ड इज फॉर डेनिटिशन, दांतों के लिए होता है। जैसे डॉक्टरों के लिए, दांतों के डॉक्टर के लिए हम लोग कहते हैं ना डेंटिस्ट, तो ये जो डेंट डोंट वर्ड होता है ये टीथ इसका मतलब होता है। ठीक है, टीथ का जहां भी लेना देना होगा वहां डोंट या डेंट वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट है डाइफायाडोंट। ठीक है, अब देखो डाई का मतलब दो होता है, फायाडोंट दांतों की एक कंडीशन होती है, यानी कि डाइफायाडोंट का मतलब दांतों का दो बार निकलना है ना। तो पहले कौन से होते हैं, टेम्परेरी और डेसिडुअस टीथ। नेक्स्ट इज परमानेंट और अडल्ट टीथ। आपने सुन रखा होगा बच्चों में जो जैसे कहते हैं ना कि दूध के दांत हैं, अभी तो दूध के दांत हैं, छोटे बच्चों के दांत टूट जाते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं टेम्परेरी और डेसिडुअस। ठीक है, या मिल्की टीथ भी कहते हैं दूध के दांत। टेम्परेरी होते हैं क्योंकि वो गिर जाते हैं, जो लास्ट
या एडल्ट या हम लोगों में जो आते हैं वो होते हैं परमानेंट, या उन्हीं को एडल्ट टीथ कहते हैं, क्योंकि वो अगर एक बार टूट गए तो दोबारा नहीं आते। तो डेफिनेशन क्या है कि इन होल लाइफ 2 टाइप्स ऑफ डेंटिशन फाउंड, दैट इज कॉल्ड डायफाइडोंट कंडीशन। अगली कंडीशन है दैट इज हेट्रोडोंट। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो होमो आपने सुन रखा हो, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डोंट यानी दांतों की कंडीशन, डेनिटिशन। ठीक है, तो डिफरेंट का मतलब 4 तरह के दांत, 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं हम लोगों में, एनिमल्स में। दैट इज इंसीजर जिसको डिनोट करते हैं आई से, केनाइन जिसको सी से डिनोट करते हैं, प्रीमोलर जिसको पीएम से डिनोट करते हैं, एंड लास्ट वन इज मोलर जिसे एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मोलर एम और प्रीमोलर पीएम। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रीमोलर के लिए है। फिर बात करते हैं डेंटल फार्मूला की। तो डेंटल फार्मूला हम लोग डिनोट करते हैं आई सी पी एम एम, यानी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर को ही शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो 2 पेयर, ये 2 ठो नहीं, ये होते हैं 2 पेयर। 2 पेयर में आपके इंसीजर, 1 पेयर में आपका केनाइन, 2 पेयर में आपके प्रीमोलर और 3 आपके मोलर। तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है, आप अगर आधे से देखो, दांतों को हाफ से लेफ्ट साइड देखो, तो ये आपके 2 1 2 3, फिर उतने ही जस्ट नीचे आधे इस तरफ के देखे, उतने ही जस्ट नीचे देखो तो 2 1 2 3, और उनको डबल कर दो, उतने ही उस साइड होंगे तो इंटू 2। ठीक है, तो 2 1 3 2 5 3 8, यानी कि 8 ऊपर 8 नीचे 16 हो गए, और आधे ही उस तरफ, तो इनको डबल कर दो, तो दैट इज 16 दूनी 32। तो कहते हैं ना 32 ही, तो दैट इज 32 टीथ। फिर नेक्स्ट, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ एनिमल। कहते हैं ना कि अगर हम दांतों से पत्थर भी चबाएं ना तो पत्थर टूट जाएगा, दांत नहीं टूटेंगे। तो दांत जिस मजबूती के साथ बने होते हैं, जिस चीज़ से बने होते हैं, दैट इज नोन एज एनिमल। इसका काम होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, खाने को चबाना। नेक्स्ट है टंग अटैच्ड बाय द फ्रेनुलम टू द ओरल कैविटी। टंग जो होती है ओरल कैविटी से जुड़ी हुई होती है फ्रेनुलम के थ्रू। फ्रेनुलम क्या होता है, कभी भी अपनी टंग को मिरर के सामने जब आप देखेंगे तो अपनी टंग को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आगे एक पतली सी लाइन दिखाई देगी जो आपकी ओरल कैविटी से आपकी टंग को जोड़ेगी। वो जो पतली सी लाइन है दैट इज नोन एज फ्रेनुलम। फिर पेपिला, अपर सरफेस ऑफ टंग। कभी भी बहुत करीब से जब आप टंग को देखेंगे तो हल्के हल्के से कांटे जैसे उभार नजर आएंगे, दैट इज नोन एज पेपिला। और इसका काम क्या होता है, बियर टेस्ट बर्ड। ये आपका नीट का क्वेश्चन आ चुका है कि पेपिला का काम क्या होता है, या कई बार ऐसे आ जाता है कि टेस्ट बर्ड को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी आपकी ओपन होती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के साथ साथ ईसोफेगस और ट्रैकिया, ये दोनों भी आपके कहाँ ओपन होते हैं, फेरिंग्स में। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जहाँ से हमारा खाना भी जाता है और जहाँ से हम सांस लेते हैं तो हवा भी जाती है। कई लोग मुंह से सांस लेते हैं ना, तो मुंह से जो हवा जा रही है वहाँ से फेरिंग्स, यानी कि वहाँ से खाना भी जा रहा है और हवा भी जा रही है। तो ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है कि कॉमन पैसेज क्या होता है। ठीक है, और ईसोफेगस क्या होता है, थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ, पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स, डायाफ्राम, जे शेप्ड स्टमक। डायाफ्राम यानी कि जे शेप्ड स्टमक। तो ईसोफेगस पीछे की तरफ होता है गर्दन से, थोरैक्स, डायाफ्राम, और ये नीचे की तरफ जाती है। ट्रैकिया, इसी को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ओपन होंगे आपके फेरिंग्स में। फिर ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग सोलोइंग। जैसे ही हम खाने को गुटकते हैं तो विंड पाइप का खुल जाना, दैट इज ग्लॉटिस। फिर कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ठीक है, जैसे हम अगर ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, ये एलिमेंट्री कैनाल का ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। सपोज हम यहाँ आगे की बात करें तो यहाँ क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। बीच में ये क्या होता है, नीचे जा करके आपका फूड का अलग हो जाता है, एयर का अलग हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस होता है। जैसे यहाँ से खाना आया तो ये फूड वाले पाइप में ना जाए, बल्कि ये एयर वाले पाइप में ना जाए, फूड वाले पाइप में जाए। तो यहाँ से ये खाना और यहाँ से ये ऊपर से ग्लॉटिस, इसको ढक दिया तो खाना इधर चला गया, इधर वाले में नहीं गया। ठीक है, तो ये काम होता है आपका एपिग्लॉटिस का। कार्टिलेजिनस फ्लैप यानी कि एक ढक्कन की तरह होता है।
फिर बात करते हैं ईसोफेगस ओपन इनटू स्टमक। ठीक है, ईसोफेगस आपका स्टमक में खुलेगा और ये रेगुलेट होगा गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब नाम कैसे याद रखेंगे, ईसोफेगस ओपन हो रहा है स्टमक में, तो स्फिंक्टर जो होगा इन्हीं दोनों के नाम से बनकर मिलकर बना होगा, तो दैट इज स्टमक को हम लोग गैस्ट्रो बोलते हैं साइंस में, गैस्ट्रो। तो इसे क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। नाम से समझ जाना कि गैस्ट्रो यानी स्टमक और ईसोफेगस के बीच जो स्फिंक्टर होगा दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल। ठीक है, नेक्स्ट स्टमक की बात करते हैं। तो लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी पेट के नीचे, वहां पर ऊपर की तरफ बाएं तरफ लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की तरफ आपका जो होगा दैट इज स्टमक। ये देखो, ये आपका स्टमक का स्ट्रक्चर है। स्टमक के जो पार्ट हैं दैट इज कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, और एक और पार्ट आ गया है नई वाली एनसीईआरटी में होगा दैट इज बॉडी। ठीक है, वैसे तो 3 नहीं 4 पार्ट होते हैं स्टमक के, पहले 3 एनसीईआरटी में दिए थे, अब नई एनसीईआरटी में 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और बॉडी। पाइलोरिक वाला ओपन होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि लास्ट पार्ट जो होता है वही आगे वाले हिस्से में खुलता है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट जो है वो पाइलोरिक है, ये बॉडी ऊपर वाला है, पाइलोरिक लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके 3 पार्ट होते हैं दैट इज डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। याद करने का तरीका क्या है, डीजेआई, याद करने का तरीका है डीजेआई, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, तो डीजेआई। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। डिओडिनम आपका यू शेप्ड होता है, जेजुनम आपका लॉन्ग क्वाइल्ड होता है, इलियम हाईली क्वाइल्ड होता है। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन है कि हाईली क्वाइल्ड और लॉन्ग क्वाइल्ड क्या होता है। ये नीट का आपका 2020 का क्वेश्चन भी है, उन्होंने पूछा था कि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो दैट इज इलियम। तो हाईली क्वाइल्ड और लॉन्ग क्वाइल्ड मैं आपको बता दूं, तो देखो जैसे हाईली क्वाइल्ड का मतलब होता है कि ये देखो क्वाइलिंग जो है बहुत गहरी होती है। ठीक है, हाईली क्वाइल्ड। और लॉन्ग क्वाइल्ड क्या है कि साफ दिख रही होगी लेकिन बहुत लंबी होगी। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। लॉन्ग क्वाइल्ड का मतलब जब आप इसको स्ट्रेट करेंगे, सीधी करेंगे, तो ये सबसे लंबी होगी, और हाईली का मतलब ये बहुत गिचपिच गिचपिच गिचपिच, दैट इज हाईली क्वाइल्ड। ठीक है, तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खुला दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। लास्ट वाला पाइलोरिक वाला पोर्शन खुल रहा था ना, तो पाइलोरिक ही उसी के नाम पे पड़ा है, तो दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट इलियम वाला लास्ट पार्ट है, तो वो आगे जाकर खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम लास्ट वाला पार्ट है, तो वही आकर के खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं दैट इज सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। इसको याद करने का तरीका सीसीआर, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीसीआर जैसे वीसीआर होते हैं ना सिनेमा वगैरह, ऐसे ही याद रखना सीसीआर। ठीक है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो सीकम होस्ट सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी आपकी यहीं से निकलती है। ये भी नीट का क्वेश्चन है कि सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कौन रखता है, कौन से वाले पार्ट में पाए जाते हैं, तो दैट इज सीकम वाला रीजन। या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से अराइज होता है, तो सीकम वाले पार्ट से। फिर कोलोन, कोलोन के 3 पार्ट होते हैं आपके, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। क्या मतलब है, असेंडिंग का मतलब होता है देखो ऊपर की तरफ जाए दैट इज असेंडिंग, ट्रांसवर्स आपका ऐसे सीधा, और डिसेंडिंग नीचे की तरफ डाउन दैट इज डिसेंडिंग। ठीक है, तो दैट इज असेंडिंग पार्ट, दैट इज ट्रांसवर्स पार्ट, दैट इज डिसेंडिंग पार्ट। तो ये 3 पार्ट हो गए आपके कोलोन के। लास्ट वन इज रेक्टम, तो ये डिसेंडिंग वाला पार्ट जाकर के ओपन होगा आपका। मैंने कहा ना लास्ट वाला पार्ट वही आगे की तरफ खुलता है, तो लास्ट वाला डिसेंडिंग पार्ट है वो आपका ओपन होगा रेक्टम में। ठीक है, और रेक्टम फर्दर ओपन होगा एनस में। ठीक है, तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट बात करते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो स्मॉल नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, उंगलियों की तरह फिंगर लाइक ट्यूबुलर, ट्यूब वाला प्रोजेक्शन होता है, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है और एराइज होता है आपका सीकम वाले रीजन से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। या ये भी पूछ सकता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एराइजेस फ्रॉम, तो दैट इज सीकम। या कई बार ये पूछ देता है कि छोटे बच्चों में आपने सुना होगा कि चनूने काटते हैं,
या चुन्ना वर्म जिसे कहते हैं, तो ये छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। तो ये किस रीजन में होते हैं? तो दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द सीकम वाले रीजन में। ठीक है, ये जो छोटे बच्चों में चुन्ने काटते हैं वो जो होते हैं वो सीकम वाले रीजन में होते हैं। ठीक है, वहीं लिखा है ना कि होस्ट सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। तो द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, ईसोफेगस से रेक्टम तक जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें भी 4 लेयर होती हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की भी लेयर होती हैं, और वो लेयर कौन कौन सी होती है? दैट इज आउटर मोस्ट सेरोशा, देन मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोशा और म्यूकोशा, दैट इज इनर मोस्ट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अरेंजमेंट ही पूछ दिया जाता है कि इन 4 लेयर का अरेंजमेंट बताओ। तो आपको याद रखना है कि सेरोशा आउटर मोस्ट है, फिर मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोशा, म्यूकोशा। बार बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगी, सेरोशा मस्कुलरिस सबम्यूकोशा म्यूकोशा, सेरोशा मस्कुलरिस सबम्यूकोशा म्यूकोशा, सेरोशा मस्कुलरिस सबम्यूकोशा म्यूकोशा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनमें क्या पाया जाता है। तो सेरोशा आपकी आउटर मोस्ट है, मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम, ये वैसे नॉर्मल नहीं पूछता। मस्कुलरिस फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। ठीक है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी सर्कुलर होती हैं, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है ICOL। ठीक है, या ऐसे याद रखना कि OIC। ठीक है, ऐसा एक नॉर्मल सा टर्म होता है OIC। तो IC से याद रखना इनर सर्कुलर। अब देखो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ क्या है कि मसल्स का जो अरेंजमेंट होता है ना वो कुछ ऐसा होता है कि इनर सर्कुलर, इनर सर्कुलर का मतलब होता है कि जो अंदर की तरफ है वो मसल्स इस तरह से होती हैं, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। और जब इस तरह से अरेंजमेंट होता है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से जो पीछे का पार्ट दिख रहा है वो आपका सर्कुलर टाइप में दिख रहा है। ठीक है, तो मसल्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है, ऐसी लंबी लंबी होती हैं, इसलिए जो पीछे वाला हिस्सा दिखता है तो वो कैसा होता है? सर्कल टाइप में होता है, इसलिए हमने कह दिया कि इनर सर्कुलर। और जो बाहर की तरफ मसल्स का अरेंजमेंट होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अब वहां पर क्या है, वहां आपको इस तरह से दिखाई दे रही हैं ये, तो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये मसल्स का अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। जहां इस तरह से होता है तो हम लोग कह देते हैं कि इनर सर्कुलर, और जहां इस तरह से होता है तो हम कह देते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल। फिगर में देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं सब म्यूकोशा की। तो फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन म्यूकोशा फॉर्म्ड इरेगुलर फोल्ड, दैट इज रूगी इन स्टमक। स्टमक में आपके इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिसे रूगी कहते हैं। म्यूकोसा के स्टमक वाले रीजन, अब देखिए यहां कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी ईसोफेगस से रेक्टम तक, ऊपर लिखा है ना ईसोफेगस से रेक्टम तक, तो ईसोफेगस से जब हम आगे बढ़े स्टमक में आए, अब स्टमक में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो 4 लेयर है उसमें म्यूकोसा वाले लेयर पे इरेगुलर फोल्ड्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, स्टमक पे आए, वहां पर एलिमेंट्री कैनाल को चेक किया तो उसके म्यूकोसा वाले पार्ट में इरेगुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम रूगी कहते हैं। स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं, वो पाए जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन पे। तो ये रीजन ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो रूगी पाई जा रही हैं स्टमक वाले रीजन पे, और विलाई आपकी पाई जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन पे। कहां पे? म्यूकोशा के। ठीक है, म्यूकोशा के स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन पे। फॉर्म्स ग्लैंड इन स्टमक, तो स्टमक में ग्लैंड बनाएंगी तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। एक्चुअली स्टमक को हम लोग गैस्ट्रो वर्ड देते हैं साइंस में। ठीक है, क्रिफ्ट इन बिटवीन बेसिस ऑफ विलाई। क्रिफ्ट, क्रिफ्ट का मतलब होता है तहखाने। ठीक है, और इन विलाई के बीच में तहखाने बनाते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं क्रिफ्ट ऑफ लिबरकुन, लिबरकुन के तहखाने। ठीक है, हिंदी में ऐसा नाम है और कुछ नहीं। इन डियोडिनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोशा। डियोडिनम वाले रीजन पे ग्लैंड्स जो होती हैं सब म्यूकोसा वाले पार्ट में भी पाई जाती हैं। ठीक है, द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। विलाई से छोटी हो गई तो दैट इज माइक्रोविलाई। इनका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ठीक है, फिर विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टील। लैक्टो वर्ड आपने सुना हो, लैक्टो वर्ड
का मतलब होता है दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा तो वहाँ लैक्टो वर्ड आएगा। और ये लैक्टील का मतलब होता है दूधिया, ठीक है, सफ़ेद कलर की होती हैं इसलिए इसे लैक्टील नाम दे दिया। तो विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। विलाई में कई सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जाती हैं और कई लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग कह देते हैं लैक्टील। ये एक्चुअली दूधिया कलर की दिखाई देती हैं, वाइटिस दिखाई देती हैं, इसे हम लोग वाइटिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वाइटिस दिखाई देती हैं, सफ़ेद दिखाई देती हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया लैक्टील। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल का काम क्या होता है, ये म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। और म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस एक्चुअली में एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, तो ये काम करता है ल्यूब्रिकेशन में, चिकनाहट देता है किसी भी चीज़ में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो आपकी एनसीईआरटी में दी हैं वो 3 ही दी हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड लास्ट वन इज पैनक्रियास। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर। सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, जो आपका सलाइवा होता है वो 3 पेयर ऑफ ग्लैंड से सीक्रेट होता है। सबसे पहली पैरोटिड या जिसे चीक ग्लैंड, एक्चुअली में गाल के दोनों तरफ पाई जाती हैं, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज चीक ग्लैंड। फिर नेक्स्ट सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, लोअर जॉ, नीचे वाले जबड़े की तरफ पाई जाती हैं, दैट इज सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, वहां से भी सलाइवा सीक्रेट होता है। लास्ट है सब लिंगुअल्स। लिंगुआ का मतलब होता है टंग, ठीक है। तो सब लिंगुआ मतलब बिलो द टंग, जीभ के नीचे से भी आपका सलाइवा सीक्रेट होता है। तो ये 3 जगह से सलाइवा सीक्रेट होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज द सलाइवरी ग्लैंड। फिर सलाइवा के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कॉमन, तो सलाइवा एक दिन में कितना सीक्रेट होता है, दैट इज 1500 ml। पीएच कितना होता है, तो दैट इज 6.8, अराउंड न्यूट्रल कह सकते हैं, मतलब ना तो खट्टा होता है ना फीका होता है, मतलब 6.8 अराउंड न्यूट्रल हम कह सकते हैं। और सलाइवा में पानी कितना होता है, तो 99.5% वाटर होता है। उसके अलावा क्या होता है, आगे हम बात करेंगे कि उसके अलावा क्या होता है। फिर इसमें कोई एंजाइम भी पाए जाते हैं क्या सलाइवा में, तो हाँ, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज जिसे टाइलिन भी कहते हैं, और नेक्स्ट लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये आपका क्या करता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से बचाता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाता है। ये हमारे थूक में पाया जाता है लाइसोजाइम। और दूसरी जगह ये आंसुओं में भी पाया जाता है, ठीक है। आंखों में जैसे ही कूड़ा वूड़ा चला जाता है तो तुरंत क्या होता है, लैक्राइमल ग्लैंड से सिक्रीशन होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो आंखों में, इसलिए आंसू निकलते हैं, और उसमें भी क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। और यहाँ सलाइवा में भी पाया जाता है। इसलिए कई बार छोटे बच्चों को चोट लग जाती है, उन्हें दिमाग नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, थूक लगाते हैं वहाँ पर और सोचते हैं कि सही हो जाएगा, है ना। कहीं जैसे कुछ चोट वोट लग गई या कट गया, ब्लड निकल रहा है, तो जल्दी जल्दी में कुछ नहीं मिलता है, तो क्या थूक लगा लेते हैं ना। तो उसमें भी क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, तो वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लीवर से, ठीक है। लीवर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको ये जानना है कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, और इसका वेट कितना होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम। सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन आपके स्टमक के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जहाँ आपके 6 पैक एब दिखाई देते हैं, जहाँ तक, दैट पार्ट इज एब्डोमेन। हैविंग 2 लोब, लीवर में आपके 2 लोब होते हैं, ठीक है। डिटेल स्टडी आपको करनी है तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 शॉट पढ़ रहे हैं, इसलिए सिंपली हम लोग देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो हिपैटिक लोब्यूल, अब हिपैटिक लोब्यूल क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, दैट इज हिपैटिक लोब्यूल, और ये कंटेन करते हैं हिपैटिक सेल्स को, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, जो कि एक कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, दैट इज कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ये जो आपके लीवर के 2 लोब हैं, ये दोनों लोब क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। तो फिर से समझते हैं
कि जो लीवर के दो लोब हैं उनका कनेक्ट होना या उनका कवर्ड होना किसके थ्रू, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ के थ्रू कवर होना इन दो लोब्स का, दैट इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, बात करते हैं बाइल की। तो बाइल सीक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स। बाइल कहां से सीक्रेट होता है, हेपेटिक सेल्स से सीक्रेट होता है। पासेस थ्रू हेपेटिक डक्ट, और पास होता है या आगे बढ़ता है हेपेटिक डक्ट के थ्रू। अब देखो हेपेटिक सेल्स, हेपेटो वर्ड इज गिवन फॉर द लीवर। ठीक है, लीवर को हम लोग हेपेटो टर्म नाम देते हैं साइंस में। तो हेपेटिक सेल्स से सीक्रेट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब लीवर की सेल्स से निकल रहा है तो लीवर की ही डक्ट से आगे जाएगा। तो पासेस थ्रू हेपेटिक डक्ट, नाम में कंफ्यूज मत होना, आगे और भी सारी डक्ट आएंगी। तो मैं नाम याद करने का तरीका बता रहा हूं कि हेपेटिक, लीवर की सेल्स से निकली तो कौन सी डक्ट काम करेगी, लीवर की ही डक्ट काम करेगी, तो दैट इज हेपेटिक डक्ट। ठीक है, स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड। अब देखो ये मिस कंफ्यूजिंग वाला बहुत ज़्यादा मोस्टली कंफ्यूजिंग होता है इस क्वेश्चन में कि बाइल जो है वो स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट किया जाता है मस्कुलर सेक गॉल ब्लैडर में, सीक्रेट नहीं किया जाता। ये कंफ्यूजिंग होता है कि हम लोग को लगता है कि बाइल जो है वो सीक्रेट किया जाता है गॉल ब्लैडर से, नहीं, तो सीक्रेट किया जाता है हेपेटिक सेल से, जबकि स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट किया जाता है कहां पर, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और गॉल ब्लैडर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट। गॉल ब्लैडर को हम लोग सिस्ट वर्ड देते हैं साइंस में। तो गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट दैट इज सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अब सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, यानी कि सिस्टिक गॉल ब्लैडर की डक्ट और लीवर की डक्ट, ये दोनों आपस में मिलकर के बनाएंगी आपकी कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल इसलिए बोला क्योंकि दोनों ही बाइल से रिलेटेड है। एक से बाइल बन रहा है, उससे आगे जा रहा है, और दूसरी डक्ट स्टोर्ड और कंसंट्रेट किया जा रहा है बाइल, उसमें आ रहा है। तो दोनों ही डक्ट बाइल का काम कर रही हैं, इसलिए इस डक्ट को नाम दे दिया गया कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो कॉमन बाइल कौन कौन सी हो गई, जो दोनों बाइल से रिलेटेड है, आपकी सिस्टिक और हेपेटिक डक्ट, इन दोनों को मिलाकर के कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट से आगे अगर पैनक्रियाटिक डक्ट निकली, ठीक है, पैनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट दैट इज पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों ओपन होंगी डिओडिनम एज द कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, डिओडिनम वाले रीजन पे, और वहां पर इन दोनों का नाम हो जाएगा कॉमन, सॉरी इसका नाम होगा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों ओपन होंगी कहां पर, डिओडिनम में, एज द कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर। अब देखो गार्डेड का मतलब क्या होता है, जैसे गार्ड होता है ना, हम लोग कहीं पहली बार जाते हैं, हमें रास्ता नहीं मालूम होता तो हम लोग एक गार्ड रखते हैं, तो ऐसे ही गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर, यानी कि एक स्फिंक्टर के थ्रू इसका रास्ता बताया जाता है, और दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, तो ये आपका लीवर वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब लास्ट आपकी जो ग्लैंड है वो है, बात करते हैं पैनक्रियास को। ठीक है, पैनक्रियास को हम लोग कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं, या एक और नाम दे देते हैं दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड। अब ये कॉमन सा क्वेश्चन होता है नीट में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो दैट इज पैनक्रियास। अब मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सो और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड का काम करता है। अब एक्सो और एंडो मतलब कि ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों ही सीक्रेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड। तो पैनक्रियास सिचुएटेड बिटवीन लिम्स ऑफ यू शेप्ड डिओडिनम, ये कहाँ पर पाई जाती है, यू शेप्ड डिओडिनम के बीच में सिचुएटेड होती है। एक्सोक्राइन का काम क्या होता है, अब देखो कौन सी हार्मोन सिक्रीट करती है और कौन सी एंजाइम, तो जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है एल्केलाइन पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि एंजाइम। तो एक्सोक्राइन वो आपकी सिक्रीट करेगी एंजाइम, जबकि एंडोक्राइन वो क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी हार्मोन्स। और कौन से हार्मोन्स, ये देखो नीचे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, तो ये इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा।
एक्स मतलब एग्जिट यानी बाहर, जो बाहर की तरफ सिक्रीट करे दैट इज एंजाइम, और एंडो यानी अंदर की तरफ तो एंडोक्राइन कंटेन करेंगी आपकी, वो सिक्रीट करेंगी हॉर्मोन्स को। और कौन से हार्मोन? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड का डाइजेशन। तो फूड का डाइजेशन जैसा कि हमें मालूम है कि बक्कल कैविटी से ये स्टार्ट हो जाता है। तो बक्कल कैविटी डाइजेशन में दो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड, बक्कल कैविटी में हम खाने को मैस्टिकेट करते हैं यानी कि चबाते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ सॉलोइंग, और दूसरा चीज़ फैसिलिटी देता है सॉलोइंग यानी कि खाने को गुटकने के लिए जो फैसिलिटी देता है वो आपका बक्कल कैविटी होता है। नेक्स्ट बोलस क्या होता है? तो बोलस म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग। सलाइवा में जो म्यूकस होता है, म्यूकस यानी वो चिपचिपा सा पार्ट, वो क्या करता है कि लुब्रिकेट करता है एंड एडेयरिंग द मैस्टिकेटेड फूड, और जो वो टुकड़े टुकड़े हो गया होता है खाना उसको क्या करता है? एडेयर, एक साथ चिपकाता है मैस्टिकेटेड फूड को, दैट इज कॉल्ड बोलस। और उसी खाने को जो मैस्टिकेट हो गया उसको अगर चिपका दिया जाए साथ में तो दैट इज नोन एज द बोलस। नेक्स्ट सॉलोइंग एंड डिग्लूटेशन। तो सॉलोइंग का मतलब होता है गुटकना, इसी को डिग्लूटेशन भी कहते हैं। तो बोलस का फेरिंग्स में जाना और फेरिंग्स से ईसोफेगस, सिंपली हम कहें कि गुटकना। ठीक है, बोलस का फेरिंग्स में, फेरिंग्स से देन ईसोफेगस में जाना, दैट इज कॉल्ड सॉलोइंग या डिग्लूटेशन। फिर देखते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, पेरिस्टालसिस क्या होता है? सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि खाना जो होता है वो हमारा खाना ऐसा नहीं होता कि एकदम स्मूथली जैसे ही मुंह से नीचे गया, तो ऐसा नहीं है कि स्मूथली एकदम पेट में चला जाता है, नहीं, वो एक वेव्स के फॉर्म में जाता है, यानी कि पीछे से उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तब वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो दैट मूवमेंट, दैट सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ठीक है, अब बात करते हैं कि सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है। तो सलाइवा कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन कौन से? सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, और कुछ एंजाइम्स भी रखता है। कौन कौन से एंजाइम? टाइलिन एंड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि लाइसोजाइम टीयर्स, हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है और इसका काम होता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट कराना। कई बार आपने सुना होगा कि जैसे कहीं चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो बहुत से छोटे बच्चे ऐसा करते हैं और तुरंत थूक निकाल के लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि घाव ज़्यादा नहीं फैलता, इसलिए क्योंकि सलाइवा में लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है, और वो इन्फेक्शन को रोक देता है। और सलाइवरी एमाइलेज भी पाए जाते हैं। सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है? एमाइलम, देखो एमाइलेज कम्स फ्रॉम एमाइलम। एमाइलम का मतलब होता है कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट। तो सलाइवरी एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम होता है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च, इसको तोड़ देता है किसमें? डाइसैकेराइड माल्टोज में। ठीक है, और इसका पीएच कितना होता है? तो पीएच होता है 6.8, और ये अप्रॉक्स 30% स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देता है। अब म्यूकोसा ऑफ स्टमक, स्टमक की जो म्यूकोसा वाली लेयर है हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। हैविंग 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल, और उनमें 3 बड़ी प्रकार की सेल्स होती हैं। सबसे पहली म्यूकस नेक सेल। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि म्यूकस नेक सेल क्या करती हैं? वो सीक्रेट करती हैं म्यूकस को। नेक्स्ट है पेप्टिक और चीप सेल, ये आपकी प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती हैं। लास्ट है पैराइटल या ऑक्जेंटिक, तो ये सीक्रेट करती हैं आपका HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन जिसे कहते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन करता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पेप्टिक या चीप सेल किसे सीक्रेट करती हैं, या ऐसा भी आ जाता है कि म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय, तो दैट इज म्यूकस नेक सेल, या एक और नाम दे देते हैं गॉबलेट सेल। ठीक है, आपने सुन रखा होगा कॉमनली कि गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस। नेक्स्ट काइम। The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of stomach by the churning movement of its muscular wall. It is called chyme. देखो
अब फूड क्या है, धीरे धीरे ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट स्टमक में आया, और स्टमक में क्या है, पेट में हमारे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं जहां पर पे खाना आकर के मिक्स हो जाता है, और ये क्या है, चर्निंग मूवमेंट है। चर्निंग मूवमेंट का मतलब होता है कि एक बार इधर को गया, एक बार इधर को गया, एक बार इधर गया। जैसे हम लोग पानी में भर के प्रोटीन शेक या ग्लूकोज को मिक्स करते हैं ना हिला करके, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका जो फूड है वो मिक्स होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ये कन्वर्ट होता है HCl के थ्रू पेप्सिन में, ठीक है। पेप्सिन क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, एक्टिव एंजाइम। ये एक्टिव एंजाइम का क्या मतलब है कि ये जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और HCl से रिएक्ट करके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहां पर भी प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन कोई काम नहीं कर रहा है बॉडी में, निकल रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही ये HCl से रिएक्ट किया ये एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, दोनों को कॉमनली हम लोग पेप्टाइड्स भी कहते हैं। ये पेप्सिन जो आपका एक्टिव एंजाइम हो गया, ये काम क्या करेगा, देखो यहां लिखा है ना प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक का मतलब प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइटिक यानी लिसिस तोड़ना, ठीक है। तो ये प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में, कॉमनली इन दोनों को मिलाकर के पेप्टाइड्स कह देते हैं। HCl प्रोवाइड द एसिडिक, HCl क्या होता है, एसिडिक नेचर देता है, और एसिड कितना एसिड, 1.8 pH वाला, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, जो कि पेप्सिन के लिए ऑप्टिमल है। अब बात करते हैं रेनिन की, तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेनिन टर्म याद रखिएगा, RENN, बस ये स्पेलिंग याद रखिएगा कि यहां पर RENNIN है। ये क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट। सिंपल भाषा में मैं अगर बात करूं तो आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चों को अगर आपने गोद में उठाया हो, तो जैसे ही छोटे बच्चों को गोद में उठाओ और पीछे की तरफ करो तो वो कई बार अपने मुंह से कुछ वाइट सा बाहर निकालते हैं, है ना। तो वो जो होता है वो दही के फॉर्म में जो बाहर निकालते हैं, वो एक्चुअली में जो दूध पिया होता है उन्होंने, वही दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसी को वो बाहर निकालते हैं, और वही होता है जस्ट बिकॉज ऑफ रेनिन। तो रेनिन क्या करता है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। आपको पता होगा, आपने सुना हो शायद कि दूध में केशीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, तो उसको तोड़ता है, प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला। तो रेनिन क्या करता है, बच्चों में दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कुछ अमाउंट में लाइपेज भी सीक्रेट करती हैं। बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीशन रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल रिलीज थ्रू हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल रिलीज्ड थ्रू हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स आपसे पूछ दिए जाते हैं, ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, कहीं आपको कोई नहीं दिया जाता है और कहीं एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, तो आपको चूज करना होता है कि कौन से पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम हैं। तो ये एज इट इज आपको याद होने चाहिए, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। फिर से एक बार, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस, दीज आर सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियाटिक जूस। तो ये पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स होते हैं, ये आपको एज इट इज ही याद करने हैं, ठीक है। ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम, एक्चुअली ये सब क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। तो ट्रिप्सिनोजिन अभी कैसा है, इनएक्टिव है, तो ये एक्टिवेट किया जाएगा एक एंजाइम के द्वारा, दैट इज एंटेरोकाइनेज। एक्चुअली में जिनके लास्ट में भी एज आता है ना, वो एक्चुअली में एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम दैट इज एंटेरोकाइनेज, सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू सीक्रेट किया जाता है, और ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिव ट्रिप्सिन में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा अदर एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो ये ट्रिप्सिनोजिन पहले इनएक्टिव था, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा एंटेरोकाइनेज के थ्रू, और फिर वो एक्टिव ट्रिप्सिन बाकी के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा।
गॉट इट। बाइल, इंपॉर्टेंट सेक्शन। बाइल रिलीज्ड इनटू डिओडिनम कंटेन, तो बाइल क्या क्या कंटेन करता है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड, बट नो एंजाइम। बाइल कोई एंजाइम नहीं कंटेन करता, ठीक है। तो क्या क्या? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड, ये कंटेन करता है आपका बाइल। और क्या काम करता है? हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई का मतलब होता है कि फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और वो टुकड़ों को हम लोग कहते हैं मिसल्स, ठीक है। ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, और आपके लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। जैसे आपको पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम याद होने चाहिए, वैसे ही आपको सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस भी याद होने चाहिए। तो सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा प्लस गॉबलेट सेल कॉन्स्टिट्यूट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। ये यहां से एरो ऐसे है, यानी कि सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा की ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स और गॉबलेट सेल के, ये दोनों ही सिक्रीट करते हैं आपके इंटेस्टाइनल जूस, और कंटेन्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। तो ये दोनों एंजाइम आपको इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार ऑप्शन में क्या देते हैं कि सक्कस इंटेरिकस के एक दो एंजाइम डाल देते हैं पैनक्रियाटिक के साथ, ठीक है, और जिससे मिसकंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको अगर एज इट इज याद होंगे तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो इसके एंजाइम कौन कौन से हैं? डाइसैकेराइड, दैट इज माल्टोज, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एटसेट्रा। तो लाइपेजेस इज कॉमन, ठीक है। बाकी डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस ये डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा कि कौन इंटेस्टाइनल जूस के हैं और कौन पैनक्रियाटिक जूस के हैं। आगे चलते हैं। तो म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम pH 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारा एसिड होता है जो स्टमक में रिलीज होता है, उसका pH हमने देखा था कि 1.8। HCl कितना ज़्यादा एसिड था, उसका pH था 1.8, यानी कि इतना एसिड का मतलब है कि अगर हम ब्लेड भी पेट में डाल देना तो वो भी गला दे, इतना ज़्यादा एसिड है। तो फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि यार अगर ब्लेड गला रहा है तो फिर हमारे जो पेट के आसपास की जो वॉल हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो सब चीज़ें हैं, उन्हें क्यों नहीं गला देता? तो उसका यही रीज़न है। ये आपका नीट का क्वेश्चन भी है, नीट में क्वेश्चन आया था कि क्या चीज़ें हैं जो स्टमक को जो एसिड होता है उससे बाकी हमारी वॉल्स वगैरह को डैमेज होने से बचाते हैं। तो दैट इज़ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्लस गॉबलेट सेल। तो म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं, तो हमने बोला कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड। तो एसिड से प्रोटेक्ट करते हैं ये आपके म्यूकस और बाइकार्बोनेट, और क्या कर देते हैं? एल्केलाइन मीडियम बना देते हैं। एल्केलाइन मीडियम का मतलब pH को बेसिक कर देते हैं, बेसिक यानी कि 7.8, एसिड से थोड़ा ज़्यादा, सॉरी न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा। 7 न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल से ज़्यादा क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। सबम्यूकोसल ग्लैंड, या जिसे हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ऑल्सो हेल्प इन दिस, वो भी इसमें हेल्प करती हैं। फिर प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस, ये तीनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं डाइपेप्टाइड्स में। किसके थ्रू? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। ये एंजाइम्स के थ्रू आपके प्रोटीन, आपके पेप्टोन्स, आपके प्रोटियोजेस, ये तीनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं डाइपेप्टाइड्स में। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज। मैंने बोला था ना एमाइलम, एमाइलम वर्ड इज फॉर कार्ब, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब एमाइलम। तो कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड, ठीक है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट किस में चला गया? डाइसैकेराइड में। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? एमाइलेज के थ्रू डाइसैकेराइड में। ये आपको पता होगा ना, पॉली से कन्वर्ट होता है डाई से फर्दर कन्वर्ट होता है मोनो, है ना। ऐसे ये कन्वर्जन होता है, यानी कि मोनो मिलकर के डाई बनाते हैं, डाई मिलकर के पॉली बनाते हैं। तो जब आप तोड़ोगे तो वो वैसे ही टूटेंगे, पॉलीसैकेराइड
डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड फर्दर टूटेंगे मोनोसैकेराइड में। अब यहाँ आपको ये देखना है कि कौन किस में टूटता है, ठीक है। तो आपके फैट्स लाइपेजेस के थ्रू डाइग्लिसराइड, डाई से फिर फर्दर मोनोग्लिसराइड, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिएजेस, ठीक है, फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से फिर न्यूक्लियोसाइडेजेस। The enzyme in the succus entericus act on the end product of the above reaction to form the respective simple absorbable form. These final step in digestion occur very close to the mucosal epithelium shelf of the intestine. तो ये कहाँ पर हो रही हैं? ये हो रही हैं आपकी mucosal epithelium cells of intestine में। तो ये देखो डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस के थ्रू कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में। माल्टोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बाय द एंजाइम माल्टेज। देखो जो जिसमें कन्वर्ट, याद करने की अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो याद करने के लिए क्या करना है, याद करने का क्या है, माल्टोज है तो इसमें एंजाइम काम करेगा माल्टेज, लैक्टोज है तो काम करेगा लैक्टेज, ठीक है, सुक्रोज तो सुक्रेज। तो ऐसे ही माल्टोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोवर्ड तो गैलेक्टोवर्ड, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइड्स में फर्दर न्यूक्लियोसाइडेजेस, शुगर प्लस बेस, डाई एंड मोनोग्लिसराइड लाइपेज के थ्रू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये देखो जो इस तरफ वाले हैं डिओडिनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, टूटने से पहले ये कहाँ पे हो रहा था, ये प्रोसेस हो रहा था डिओडिनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और टूटने के बाद ये जो प्रोसेस हो रही हैं ये दिस सिंपल सब्सटेंस एब्जॉर्ब इन द जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। तो ये आपका डिओडिनम वाले रीजन पर हो रहा है, और ये जो ब्रेक होने के बाद जो चीज़ें बन रही हैं ये आपकी एब्जॉर्ब होंगी जेजुनम और इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि जितना डाइजेशन होना था, ब्रेकिंग होना था, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया, ये जेजुनम और इलियम रीजन तक हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, तो क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स, ठीक है, कुछ ड्रग्स का, मिनरल्स का, वाटर का, इन सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडेरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड, कुछ म्यूकस सिक्रीट होता है जिससे जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा हुआ है उसको एडेयर करे, चिपका सके। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम विटामिन मेड बाय ई कोलाई, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन होता है कुछ विटामिन का जो आपकी ई कोलाई के थ्रू बनाई जाती हैं। चलो अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो चुका है उनका कहाँ किसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होकर ब्लड और लिम्फ में जाना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो गया है उसका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होकर के ब्लड और लिम्फ में जाना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, जैसे पानी है कहीं गीला है वहाँ पर कागज फेंक दो तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी तरह ये जो खाना है, जो डाइजेस्टेड फूड है, ये टूट गया जिसमें टूटना था, अब ब्लड और लिम्फ के थ्रू उनको भी तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। और कैरीड आउट बाय 3 स्टेप। अब ये एब्जॉर्प्शन 3 तरह से होता है, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड। तो आपको समझ में आ रहा होगा, पैसिव का मतलब जिसमें कोई एनर्जी का यूज ना हो, दैट इज पैसिव। एक्टिव जिसमें एनर्जी का यूज हो, फैसिलिटेटेड जिसमें हम कोई फैसिलिटी दें या कोई अलग से उसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन। मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि क्लोराइड आयन। इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना कि कौन सा आयन किस में है। तो सिंपल डिफ्यूजन में, सिंपल डिफ्यूजन को एक्चुअली हम लोग पैसिव, ठीक है, जैसे हमने पैसिव पढ़ा था ना, उसी को हम लोग सिंपल डिफ्यूजन कह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में या पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपके आते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि क्लोराइड आयन। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट
फैसिलिटेटेड मतलब कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, तो सम सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज एंड अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयन, यहाँ पर किसका हेल्प ले रहे हैं, सोडियम आयन का। तो एक चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आ चुका है, बहुत बार, एक बार नहीं कम से कम 10 बार। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे या जब मैं लगवाऊंगा तब भी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो याद रखना कि F फॉर फैसिलिटेटेड, F फॉर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के लिए ना एक्टिव होगा, ना पैसिव होगा, ना सिंपल होगा, सीधे फ्रक्टोज, F फॉर फ्रक्टोज, F फॉर फैसिलिटेटेड। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। बाकी उसके साथ जो भी उससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि F फॉर फ्रक्टोज, F फॉर फैसिलिटेटेड। तो ये एक्चुअली में मैच के लिए आते हैं, ठीक है, कॉलम मैच करने के लिए आते हैं। तो जहां आपको फ्रक्टोज दिखे वहां सीधे उसको मैच कर देना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से। और नेक्स्ट अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड आपका ऊपर भी था, यहाँ भी था, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना, बस आयन देखना है कि सिंपल डिफ्यूजन में क्लोराइड आयन होते हैं और यहाँ पर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयन। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, देखो यहाँ फिर से अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम। ठीक है, तो अमाइनो एसिड तो तीनों में कॉमन है, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। चिंता करनी है आपकी, अगर सोचने की बात है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट सोडियम होता है और पैसिव में सिंपल डिफ्यूजन में इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड होता है। ठीक है, फैसिलिटेटेड में तो फिर फ्रक्टोज है और सोडियम है। तो ये इस तरह से याद रखना है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनकॉर्पोरेटेड इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स दैट इज मिसल्स। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, इनको पहले छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उन टुकड़ों को हम लोग कहते हैं मिसल्स। और ये बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कि बॉम्ब फटता है ना तो चिथड़े उड़ जाते हैं, ऐसे ही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के चिथड़े उड़ाए जाते हैं और उन चिथड़ों को, उन ड्रॉपलेट्स को कहते हैं मिसल्स। ठीक है, ये देखिए, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, अब दिख रहा है, दिस इज मिसल्स। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के चिथड़े बना दिए जाते हैं, दैट इज मिसल्स। फिर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होता है, ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और मिसल्स को फर्दर क्या करते हैं, दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल। और इन मिसल्स को भी फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन की कोट चढ़ाते हैं और फिर इनको नाम दे देते हैं काइलोमाइक्रॉन। इनको नाम दे देते हैं काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और सबसे अच्छी चीज़ कि आपको ये पता चल गया होगा कि नोट्स कैसे तैयार करते हैं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत टाइम लगता होगा एक एक लाइन पढ़ने में और समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या चीज़ कैसे याद रखनी है। तो मेरे नोट से आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट पोर्शन आपका बचा है कि कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए। कुछ डिसऑर्डर्स, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। सूजन आ जाती है आपके कहाँ पर, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और यही सबसे कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे कि टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म। ये कई सारे वर्म होते हैं जो कि क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं इंटेस्टाइनल। ठीक है, अब सबसे पहली डिजीज जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है दैट इज जॉन्डिस। ठीक है, पीलिया इसी को कहते हैं हिंदी में, कॉमन नेम आपने सुना होगा पीलिया, और नाम से, हिंदी वाले नाम से ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि पीलिया का मतलब होता है कि शरीर पीला पड़ जाना। ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पीलिया। तो लीवर इज अफेक्टेड, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लीवर अफेक्ट होता है। इसका जो कॉमन क्वेश्चन है, सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन जो आपके नीट में आता है कि जॉन्डिस इज एन एग्जांपल ऑफ या इज द डिसऑर्डर ऑफ, किसका है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आपके और कई सारे ऑप्शन दे देगा, या
मतलब नन ऑफ दीज करके या बोथ ऑफ देम करके कुछ भी ऐसा ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, तो आपको चूज करना है कि जॉन्डिस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि विच पार्ट इज मेनली अफेक्टेड इन जॉन्डिस, तो दैट इज लीवर, ठीक है। ऐसे छोटा सा क्वेश्चन आता है। तो लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज, कॉमनली आपका जो स्किन है और आपकी आंखें हैं टर्न येलो, वो येलो हो जाता है ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट डिपोजिशन की वजह से, क्योंकि लीवर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है और बाइल पिगमेंट जो है वो वहीं पर जमा हो जा रहे हैं, पूरी तरह से सिक्रीट नहीं किए जा रहे, एक्सक्रीट नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपकी स्किन और आईज क्या हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, दैट इज नोन एज जॉन्डिस। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, कॉमन सा है, सभी को कभी ना कभी हुआ होगा लाइफ में, और ये कोई बीमारी नहीं है, तो जानते हैं कि ये क्या होता है। तो इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, पेट में जो भी खाया है आपने, अर्गर बर्गर पिज्जा वगैरह, उन सब का बाहर निकल आना माउथ के थ्रू। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला, फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, ठीक है। वॉमिटिंग होने से पहले हमेशा आपको नोजिया यानी कि बेचैनी सी फीलिंग होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राह चल रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं यार, क्लास में इधर उधर देख रहे हैं और अचानक से वॉमिटिंग आ गई, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपको नोजिया फील होगा, थोड़ी सी बेचैनी होगी और आपको पहले से लग जाएगा कि नहीं यार मुझे वॉमिट होने वाली है, ठीक है। तो ये एक खास बात होती है वॉमिटिंग की, और इसके लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो आपका होता है मेडुला में, जिसे वॉमिट सेंटर कहते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, दैट इज डायरिया। देखो डाया मतलब मोर देन नॉर्मल, मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा होगा वहाँ पर डाया वर्ड आएगा, ठीक है। डायूरेसिस, ठीक है, ज़्यादा बार बार टॉयलेट जाना, दैट इज डायूरेसिस। ऐसा ही होता है डायरिया। तो देखते हैं, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट, आपको जो है फ्रेश होने बार बार जाना पड़ रहा है, एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, जो आपका फीकल डिस्चार्ज है वो लिक्विड एकदम पानी की तरह बाहर निकलेगा, ठीक है, इज नोन एज द डायरिया, और इसी को डायरिया कहते हैं। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इससे क्या होगा कि हमारा खाना, हम खाना खाएंगे ना तो वो पचेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा ठीक से, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द डायरिया। इसका एक शायद आपने सुना हो डॉक्टर सहगल, वो मुझे याद आ रहा है, डायरिया में वो पूछता नहीं है डॉक्टर सहगल, डॉक्टर सहगल मुझे पतली पतली आ रही, तो डॉक्टर सहगल पूछता कितनी पतली, तो कहता सर इतनी पतली कि आप कुल्ला कर लोगे, ठीक है। तो ये एक मैंने थोड़ा याद आ गया। चलो आगे चलते। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन सुन रखा होगा, कॉमन सा टर्म है ना। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बॉल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया देखो दो अलग अलग चीज़ है। डायरिया में क्या होता है, आपका बॉल मूवमेंट एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार आता है और लिक्विडिटी हो जाती है फीकल डिस्चार्ज की। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है कि फीसेस रिटेन्ड है, मतलब जमा हो गया है रेक्टम में, बाहर नहीं निकल रहा, वहां जम गया है, रुक गया है रेक्टम वाले रीजन पे, और बॉयल मूवमेंट इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होगा कि आप जाते हो, आपको लगेगा कि यार हाँ फ्रेश हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपको क्या लगेगा कि नहीं फिर से जाना है, ठीक है। तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन। सिंपल भाषा में इसे कहते हैं अपच। ऐसा लगेगा कि यार खाना अभी खाया था और अभी ठीक से फ्रेश नहीं हुए, मतलब आपने खाना खाया होगा सुबह लेकिन अभी भी आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार भूख नहीं लगी, तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन। फिर नेक्स्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, और फुलनेस यानी हमेशा पेट भरा भरा सा रहता है। The causes of indigestion are inadequate enzyme secretion। अब देखो कॉन्स्टिपेशन में क्या है, फीसेस विद इन रेक्टम रुक जा रहा था, लेकिन इनडाइजेशन में क्या है कि फीसेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है कि एंजाइम सिक्रीशन अच्छे से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और ऐसा लगेगा कि यार अभी तो खाया था, है ना,
अब खाना जब डाइजेस्ट नहीं हुआ है, नॉर्मली एनसीईआरटी कहती है कि 4 से 5 घंटे में आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जब एंजाइम ही सीक्रेट नहीं हुए, खाना ही डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो जब ऐसा लगेगा कि यार अभी अभी खाया है, ठीक है। तो दैट इज़ इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन। या दूसरा कारण होता है एनएग्जाइटी, यानी कि बेचैनी है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बार बार आप उठ रहे हैं, बार बार लेट रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं, बेचैनी है, एनएग्जाइटी है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग भी एक डिजीज़ होती है। फूड पॉइजनिंग हो गया है तो भी आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। ओवर ईटिंग, कई बार क्या होता है कि बहुत खा लेते हैं। एंड स्पाइसी फूड, अब देखो खाना एक नॉर्मल खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कम खाओ, कम खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी में एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी, और बहुत ज़्यादा खा लेंगे ना तो क्या होता है कि स्टमक में एक लेवल तक एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ठीक है, उसका अपना एक लेवल होता है। अगर आप फूड उसमें बहुत ज़्यादा भर देंगे ना तो वो एंजाइम्स का लेवल के ऊपर फूड निकल जाएगा और अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा, वो एसिड के साथ, जो गैस्ट्रिक जूस है ना उनके साथ अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा, और जब मिक्सअप नहीं होगा तो पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो एंजाइम्स के साथ नहीं मिला। तो ये कई सारे आपके रीजंस हो सकते हैं। और दूसरा लास्ट आपका है स्पाइसी फूड। कई बार हम बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं, वो कहते हैं ना कि यार मैं ज़्यादा तीखा खा लेता हूँ, मैं ज़्यादा मसालेदार खाना खा लेता हूँ तो मेरे पेट में थोड़ा सा गुड़गुड़ होने लगती है ना, पेट में जलन होने लगती है, तो दैट इज़ इनडाइजेशन। ओके, यहीं पर होता है हमारे इस चैप्टर का दी एंड। और आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें। सो टिल देन टाटा बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लेके आते हैं। सो थैंक यू।